क्या वर्ल्ड वॉर 3 इस साल अब होने ही जा रही है? बात मैं यूएस और ईरान की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो एक नई चुनौती कल से सामने आई हुई है, जिसपे ताइवान की डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रही है, जहां पे चाइना ने क्या मौके का चौका मारने की कोशिश में, क्योंकि यूएस की जो पूरी नेवल वेसल्स है, कहा जा रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो सारे ईरान में बिजी हैं। नेटो अलायंस अब बची है या नहीं बची? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलने के लिए कहीं नहीं रहा, फ्रांस आगे आ रहा है या यूके आगे आ रहा है, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी बोली जाए। इस स्थिति में चाइना ने क्या ताइवान को घेर लिया है। 26 वॉरप्लेन, 7 वॉरशिप्स, और इसकी बहुत डिटेल्स ताइवान की मिनिस्ट्रीज दे रही हैं, मैं उस पर आऊंगा। दूसरी बात, हमारे लिए, भारत के लिए क्या लेसन्स हैं ईरान यूएस वॉर से, इजराइल से। इंडिया ने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था। अगर वर्ल्ड वॉर 3 या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो ओवरवेलमिंगली एयरफोर्स का रोल आ रहा है, ओवरवेलमिंगली ड्रोन्स का रोल आ रहा है, ओवरवेलमिंगली मिसाइल्स का रोल आ रहा है। ग्राउंड ट्रूप्स तो कोई कमिट करने को राजी ही नहीं हो रहा। इतनी इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो रही हैं पर ग्राउंड ट्रूप्स की बातें ज्यादा नहीं आ रही। तो क्या हम एक न्यू एरा, न्यू जोन ऑफ वॉर के अंदर हैं? इसमें भारत की क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, भारत को क्या करना है, चाइना ताइवान में क्या होगा, यूएस ईरान में क्या होगा, ये सब हम एक यूनिक पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। और ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ विद हिज इमेंस डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस एयर मार्शल संजीव कपूर जी जुड़ गए हैं। तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू इश्करन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। सर मैं पहले चाइना से शुरू करूंगा, फिर इंडिया पे आऊंगा, क्योंकि अब ग्राउंड ट्रूप्स तो कोई कमिटी नहीं कर रहा है। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में ग्राउंड ट्रूप्स नहीं कमिट करे, यूएस ने नहीं करे हैं, ईरान में कितनी मर्जी वॉर हो रही हो, नेटो भी कर नहीं रहा। पर जो ये खबर आई सर, और इसमें ताइवानीज मिनिस्ट्री की मैं स्टेटमेंट साथ में बताना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि जो 26 एयरक्राफ्ट ताइवान की तरफ आए, जिसमें से 16 उनके ADIZ में आए, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। तो सर ये क्या है बेसिकली एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, और क्या सिचुएशन है? क्योंकि ताइवान बोल रहा है बहुत देर बाद चाइना ने ऐसा किया है और इतनी स्ट्रेंथ में किया है। गुड इवनिंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। बेसिकली हर कंट्री का जो एयर स्पेस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ गार्ड करने की उस कंट्री के एयरफोर्स के ऊपर होती है। तो उसके अंदर एरियाज बटे रहते हैं, उसको एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बोला जाता है। कोई भी जहाज, चाहे वो एयरफोर्स का हो चाहे वो सिविल का हो, उसको एक कोड दिया जाता है। हर एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है उसको एक कोड दिया जाता है, उसको स्कॉक कोड बोला जाता है या IFF कोड होता है, जैसे आइडेंटिफाई फ्रेंड एंड फो। तो IFF कोड होता है, तो इट्स अ 4 डिजिट कोड विच द एयरक्राफ्ट हैज टू सिलेक्ट अपने एयरक्राफ्ट के अंदर। इट ट्रांसमिट्स, एंड जो नीचे के रडार्स हैं वो उसको सिग्नल को पकड़ते हैं। तो आप अगर कोई भी ऐप यूज करते हैं, आपके व्यूअर्स या आप भी, जैसे फ्लाइट ट्रैकर हो गया या हाथ में हैंड हेल्ड, दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम IFF कोड। तो हर जहाज जो ट्रांसमिट कर रहा है वो उसकी जो पोजीशन है प्लस उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, क्या नंबर है, वो नीचे वाले जमीन के रडार्स पे आ जाता है। तो दिस इज इन सिंपल। और इसकी उस कंट्री के ऊपर जो कोड होता है वो कंट्री देता है। तो अगर वो ताइवान के ऊपर उड़ रहा है तो ताइवान की जो एयर डिफेंस सेटअप है वो कोड देगी। जैसे वो ताइवान पार करके जहां जापानीज एयर स्पेस में जाएगा तो जापानीज एयर डिफेंस उसको कोड देगी। वो पार करके अगर फिलीपींस पे जाएगा तो फिलीपींस वो नंबर देगी उसको। तो इट मीन्स हर कंट्री को मालूम है कि ये जो जहाज मेरे ऊपर से उड़ रहा है ये मेरा क्लियर्ड नंबर है। भारत में आपकी जानकारी के लिए 7 एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है। ईच कंट्री इज डिवाइडेड। तो अब जो ताइवान में है, जो आपने अभी बोला कि उनके जो 26 जहाज आए हैं चाइनीज के, वो उनके नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ ADIZ में आए। तो जो ताइवान का एयर स्पेस है उसके जितने भी ADIZ थे उसमें से 3 के अंदर उनको इन्फिल्ट्रेशन पाई गई। तो दिस इज सिंपल व्हाट इज ADIZ। अब क्या हुआ है कि ये प्रोब करते हैं, कुछ थोड़ी दूर अंदर आके मुड़ जाते हैं, कुछ थोड़ी आगे आते हैं, कुछ जहाज पूरा ही अंदर आ जाते हैं टू चेक कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो उस रिस्पॉन्स के लिए आपके जो फाइटर्स हैं वो जमीन पर तैयार रहते हैं, उसको ORP बोलते हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस पोस्ट। तो ये जहाज रहते हैं जो आपको चैलेंज करते हैं। तो अगर आप उसकी एयर स्पेस में आ गए तो दीज एयरक्राफ्ट विल स्टार्ट अप,
go and intercept you in the air. एंड इनके कुछ मैनूवर्स रहते हैं जो कि वो बताते हैं कि आप वापस मुड़ जाइए, एंड उसके बाद फिर इनकी थ्रेटनिंग मूव्स आती हैं। देन दे से अपनी एक इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी पे आके बोलते हैं कि हम गन से आपको एंगेज कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। तो वो प्रोसीजर्स रहते हैं टू चैलेंज एनी हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट इन योर एयर स्पेस। दीज आर इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो ये पहले सारे करने के बाद भी अगर वो नहीं मानता, then you are well within the right to shoot down that aeroplane which has come into your ADIZ. So this is the procedure. But ये क्या करते हैं, थोड़ी देर आगे जाके फिर by the time your fighters get airborne, ये वापस मुड़ जाते हैं, या मतलब they will saturate, एक पूरी फॉर्मेशन आएगी 10-15 जहाज की, इधर उधर निकल जाएंगे, तो आपके सारे बेसिस को एक्टिवेट करेंगे, फिर इकट्ठे मुड़ के वापस चले जाएंगे। तो बेसिकली इन सिंपल टर्म्स तंग करते हैं, प्रोब करते हैं आपके। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि कब ये मिशन प्रोबिंग मिशन से एक्चुअल मिशन बन जाए। दे कम आर्म एंड एवरी टाइम दे कम एंड प्रोब यू, शेर आया, और असली दिन जिस दिन शेर आया तो वो दे विल कम एंड अटैक आल्सो। तो ये सो यू कैन नॉट टेक एनी ऑफ दीज इनकर्शंस लाइटली। एंड अब कमिंग टू सेकंड पार्ट के क्यों हुआ इतने दिन बाद और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। फर्स्ट पार्ट पे थोड़ा सा मैं इसको और डिकोड करना चाहूंगा एक कॉमन आदमी के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जैसे हमारे पानी में टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, एयर में ही एक उस तरह का एक एनालॉगस टाइप ऑफ जोन हो गया। तो सर जैसे ही कोई उस जोन में आया विदाउट माय परमिशन, क्योंकि सिविलियन एयरक्राफ्ट तो है नहीं है, तो जैसे ही मेरी परमिशन के बिना आया, इज दैट नॉट itself an aggressive act, an act in which without permission, if you are bringing a military pains, then am I entitled to shoot you down immediately when you enter? और इंटरनेशनल लॉ में या नेशनल डिफेंस में किसी भी देश के, वो जैसे यूएस की, आई एम श्योर अगर यूएस के कोई एयर डिफेंस में घुसेगा तो वो ऐसे जहाज लेके स्कॉट विस्कॉट तो करेंगे नहीं, सीधा ही उड़ा देंगे, या वो भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे कि आप हमारे AZID जो भी में आप आ गए हैं, उसके बाद पहले हम जहाज भेजें, फिर आपको वार्निंग दें, फिर ये करें। मतलब व्हाट इज द लॉ फॉर अ नेशन जिसकी स्पेस इन्वेड किया है, उसके पास क्या है? See, before you take any punitive actions, you have to follow the protocol, the international protocol. कई बार गलती से भी आ जाते हैं जहाज, when you are adjacent countries, वो उड़ते उड़ते हवा में, कोई ऐसा तो है नहीं कि जमीन की तरफ बॉर्डर बना है। एयर इज वन वन कंटिग्यूअस जोन, तो उसमें यू कांट मेक आउट कि आप किस कंट्री में, हवा में थोड़ा ना पता है कि इंडिया या पाकिस्तान है, तो यू कैन जस्ट गो लाइक दैट। इसका फर्स्ट साइन होता है क्लोजर ऑफ एयर स्पेस। तो जैसे पाकिस्तान ने इंडियन एयर स्पेस, इंडिया से आने वाली एयर स्पेस के सारे जहाज बंद कर दिए थे ऑपरेशन सिंदूर से पहले, और आज तक बंद है। ऐसे भारत ने जो पाकिस्तान से जहाज आ रहे हैं उनको बंद कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन के the other neighboring country is not having good relation with you, and any transgression from your side to this country, वो उसको सीरियसली व्यू किया जाएगा कि हमारी एयर स्पेस बंद होने के बावजूद भी आप आ गए। तो इसमें हम थ्रेशोल्ड लोअर कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले भुज के पास एक पाकिस्तानी अटलांटिक जहाज वाज शॉट डाउन बाय MiG-21, इट हैड कम इनटू इंडियन एयर स्पेस। तो ये भी मतलब उनको वार्निंग दी गई थी उन दिनों, एंड उसके बाद भी वो जहाज भारत की एयर स्पेस के अंदर आया। तो फिर वो जहाज पहले आइडेंटिफिकेशन देते हैं, इसका एक प्रोटोकॉल होता है, एकदम नहीं शूट करते हैं। यू हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू दैट पर्सन के गलती से तो नहीं आ गए। तो सर इंडिया ने क्यों शूट डाउन कर दिया था? जो आप बोल रहे हैं मिक्स से, तो इंडिया ने क्यों? वो उस टाइम पे वो सर्वेलेंस के लिए आया था, अटलांटिक पाकिस्तानी नेवी का रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट आया था, एंड दैट हैड कम इनटू इंडियन एयर स्पेस, एंड इंडिया हैड शॉट डाउन दैट MiG-21 से दैट पाकिस्तानी अटलांटिक नेवल एयरक्राफ्ट था उनका रिकॉनेसेंस, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आता है। तो ये रहते हैं, बट दीज आर वेरी रेयर काइंड ऑफ दिस थिंग, एंड इट इज अ सिग्नल ऑफ एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। अगर आप किसी दूसरे एयरक्राफ्ट कंट्री के एयरक्राफ्ट को अपनी एयर स्पेस में शूट डाउन कर देते हैं, तो इट इज टेकन एज ए एस्केलेटरी स्टेप इन हॉस्टिलिटीज। तो हर कंट्री अवॉइड करना चाहता है अनलेस दैट एयरक्राफ्ट इज थ्रेटनिंग, वो कुछ वेपन्स ले जा रहा है, वो आपके किसी टारगेट्स को शूट है, बिकॉज एयरक्राफ्ट it is not that with the wrong, many times the aircraft just enter any other country's airspace
without having any malified this thing. जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, सर 16 जब एक साथ आ रहे हैं तो वो तो नहीं, I'm not talking of this one. I'm just saying 1 or 2 aircrafts, you know, in flying, in exercise, in maneuvers, for a period of time, for a few seconds or a few minutes, enter the airspace of the other country. ये routinely होता रहता है. Many times they come and intentionally come inside for about 30-40 kilometers at very high speed. Then they see कि आपके radars activate होते हैं, आपके airbases activate होते हैं, आपकी guns activate होती हैं, उसकी उनकी जो सैटेलाइट्स हैं और उनके जो रडार हैं. बेसिकली हम कहते थे कॉलेज में नूरा कुश्ती के हाथ हाथ लगा के आप स्ट्रेंथ देख रहे हो, कितनी स्ट्रेंथ है, कितना रडार है, कितना रिस्पांस टाइम है, क्योंकि नहीं रिस्पॉन्ड किया तो हो सकता है वो सीरियसली आपको अटैक करने आ रहे हैं, जैसे आप शुरू में बता रहे थे, तो आपको रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी है, और रिस्पॉन्ड किया आपने तो वो थोड़ी हद तक तो आपका रिस्पॉन्स की मैनूवर समझ पा रहे हैं. जैसे चाइना ने 16 भेजे, तो सर मैं सेकंड पार्ट पे आना चाहता हूँ. अब यूएस ईरान सब कुछ चल रहा है, इसके बीच में चाइना जब ये मैनूवर्स कर रहा है तो इसको आप किस मिलिट्री नजर से देखते हैं? जी, आप देखें तो चाइना का इंटरनली भी और इंटरनेशनली भी काफी यू नो पुल डाउन किया गया है, बिकॉज चाइना को ऐसा देखा गया है कि जब एक्चुअल क्राइसिस आया तो कहीं मदद नहीं की, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, अभी चाहे वो ईरान हो, वो खुल के आगे नहीं आ रहा, बैकडोर जो मर्जी हेल्प कर रहा हो. तो जो इनकी चाइनीज की जो थिंक टैंक्स हैं, जो इनकी इंटरनेशनल लॉबी है, वो ये कह रहे हैं कि आपके भरोसे ही आप इंश्योरेंस देते हैं कि आप करो. इट इज लाइक आप छोटे बच्चे को बोलो तू लड़ ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो अब वो छोटा बच्चा जाके थप्पड़ मार देता अपने बड़े आदमी को. बट अब जब लड़ने की बारी आई तो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका आगे हाथ पकड़ो, बट आप उसको बोलता है कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, यू नो ये डंडी भी ले ले, तो ये भी ले ले. बट एक्चुअल जब लड़ाई की बात आती है तो दे एक्सपेक्ट यू टू होल्ड हैंड्स, व्हिच हैज बीन फाउंड फॉर इट्स ओन रीजन. चाइना, उसकी एक ना एक बैकग्राउंड ये है कि चाइना ने 1949 के बाद 1979 के बाद कोई युद्ध ही नहीं किया. तो 1979 में वो लास्ट युद्ध लड़े थे वियतनाम के साथ, उसमें हार गए थे. तो अब एक भी ऐसा आदमी नहीं है उनकी मिलिट्री में जिसने एक्चुअल कॉम्बैट किया. दैट इज फर्स्ट रीजन. सेकंड, अगर आपने पढ़ा हो, आपके व्यूअर्स ने देखा हो, तो चाइना ने, सॉरी बट दे आपकी बात की, दे डोंट हैव अ सिंगल सोल्जर नाउ अलाइव जिसने युद्ध एक्चुअल वॉर एक्सपीरियंस किया हो. हाँ, सर्विस में नहीं है, अलाइव नहीं मैं कह रहा, नो मोर सर्विंग. हाँ, तो 79 में लास्ट हुआ था, अभी तक तो सब रिटायर हो गए होंगे. और उनके जो चेयरमैन थे, वाइस चांसलर सीएमसी के वाइस चेयरमैन, उनको इसने जी ने हटा दिया. ही वाज द लास्ट पर्सन हु हैड सीन द कैंपेन इन 1979. तो ये तो चाइना के अंदर. सेकंड, इन्होंने बहुत सारे अपने टॉप जनरल्स को पर्च कर दिया, रिमूव कर दिया, ये कर दिया. तो कहीं ना कहीं चाइनीज मिलिट्री में एक जो माहौल है वो अच्छा नहीं है मेरी समझ से, बिकॉज जो जी है वो अपनी ग्रिप ला रहे हैं. एंड ये आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए ऐसा क्यों हो रहा है कि चाइना एक अकेला देश है दुनिया में जिसकी मिलिट्री इज नॉट आंसरेबल टू द कंट्री. द मिलिट्री इज आंसरेबल टू द पार्टी. सो इट इज द पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब जो पार्टी है उसकी आर्मी है, उसकी नेवी है, उसकी एयरफोर्स है, उसकी रॉकेट फोर्स है, उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टी की. तो अब जो पार्टी के अंदर करप्शन है, पार्टी के अंदर वो है, सो दी आर्मी एंड दी सर्विसेज आर अ पार्ट एंड ऑफ दिस होल थिंग. इन ऑल द कंट्रीज, इंडिया में या और किसी कंट्री में देख लीजिए, यूएस वगैरह में, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी चेंज होती रहती है, दी आर्म फोर्सेज लॉयल्टी इज टू द कंट्री. और जी ने इसलिए किया कि ये यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूएसएसआर की जो आर्मी 1991 में थी वो भी वाज लॉयल टू द कंट्री. तो जब कम्युनिस्ट पार्टी टूटी रशिया में, मतलब अर्स्टवाइल यूएसएसआर में, तो दे डिड नॉट डू एनीथिंग, दे डिड नॉट कम इन सपोर्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. सो कम्युनिस्ट पार्टी वेंट एंड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इनटू 17 कंट्रीज. सो इससे सबक लेते जी ने, ये जब बने थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने इसको, अब इसके बड़े सारे चैलेंजेस हैं. इफ द मिलिट्री कम्स डायरेक्टली अंडर द पॉलिटिकल पार्टी, इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस, एंड विद दोस चैलेंजेस ही वांट्स टू रिमूव करप्शन, ही वांट्स टू हैव टोटल लॉयल्टी फ्रॉम. अगर आप थोड़े चैलेंजेस पे एलाबोरेट करें, क्या चैलेंजेस हो जाते हैं कि यूनिक एक अगर पॉलिटिकल पार्टी की आर्म है, जैसे एक तरह से तो ब्राउन शर्ट्स हम सुनते थे, जैसे हिटलर की एक आर्म होती थी, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू जर्मनी सो मच एज टू द देयर, या ईरान का रिपब्लिकन जो गार्ड है, तो
तो ये उस दिशा में जा रहा है फॉर अ बिग नेशन। तो चैलेंजेस क्या सर इससे डिफरेंट हो जाएंगे कंपेयर टू अ प्रोफेशनल आर्मी ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री? सी इसमें क्या रहता है कि हर घर में देर इज, मतलब हस्बैंड कैन नॉट ट्रस्ट हिज वाइफ, वाइफ कैन नॉट ट्रस्ट अंकल, अंकल कैन, इनके अंदर एम्बेडेड पार्टी लॉयलिस्ट हैं जिनका किसी को नहीं पता किसको रिपोर्ट करते हैं, किस पे स्नूप करते हैं, किस पे एक्ट करते हैं। और यही चीज आर्मी में भी रह गया। अब वो मतलब उनको श्योर ही नहीं है कि जो उसका कोलीग है वो किसको मेरी जाके बात बता रहा है, या हम आपस में भी बात कर रहे हैं तो इसका क्या इन्फ्लुएंस उसको। तो देर इज ए टोटल मिसट्रस्ट एंड आर्मी डजंट रन दिस वे, आर्मी डजंट। तो मेरी समझ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है चाइना एग्रेसिव पोस्चर नहीं ले रहा। दूसरा कारण जो सबसे निग्लेक्ट हो जाता है मेरी समझ से है कि चाइना ने जब से वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी तो दोनों ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में, मतलब मदर साइड फादर साइड से एक ही ग्रैंड चाइल्ड है एंड वो उसको खोना नहीं चाहते। तो दे डू नॉट वांट बॉडी बैग्स टू कम चाइनीज, बिकॉज अब एक ही बच्चा है तो वो कहीं ना कहीं बैकलैश होगा। अगर आपको ध्यान हो 2020 गलवान में भारत के 20 ट्रुप्स मारे गए थे इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बट अनऑफिशियली मुझे पता चला था, हमने पढ़ा भी बहुत जगह कि 50 से 60 चाइनीज मारे गए थे जिनको उठा के इंडियन आर्मी ने उठा के नदी में फेंक दिया। दे वर जस्ट क्लॉबर्ड। China officially claimed, I think, so 4 or 5 people dead, but actually there were 60 plus. Now, those body bags, when they went back, there was a lot of internal backlash because Chinese society is not used to getting the soldiers' ki dead bodies, because puri 2 generations have not seen any war and they have seen prosperity. And second, ये जो नए बच्चे हैं जो अभी join कर रहे हैं armed forces, they have been brought up in a very prosperous environment. They have been brought up under internet, comfort, air conditioning. So इनके जो रूरल एरियाज है दे आर ऑल्सो वेरी एडवांस चाइना में। तो वहां से जब बच्चे आते हैं वो हार्डशिप्स के इतने आदी नहीं है जितने हमारे ट्रूप्स हैं जो सियाचिन में डिप्लॉयड हैं, जो जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में। सो इंडियन ट्रूप्स आर बैटल रेडी एंड टफन्ड पीपल, which to an extent they are not. So Chinese जो strategy है, they have got into non-contact war. So China is making more and more rockets. China has made a rocket force. China is developing large intercontinental ballistic missiles. China, like Iran. So they don't want people to people fight for a lot of reasons. So one of them is this. And China ने अब Sorry, I interrupted your thought. I interrupted your thought, so please complete. मैं उसके बाद नहीं, तो चाइना ने अब रियलाइज किया कि बहुत दिन की ब्रेक हो गई है। वी हैव आल्सो टू शो, बिकॉज अभी आज 16वां दिन है ईरान और यूएस इजराइल लड़ाई का, लास्ट वाली से 28 फरवरी से स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने अब क्या किया चाइना ने, उन्होंने ये जो प्रोबिंग है वो स्टार्ट कर दिया ताइवान में। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जापान, फिलीपींस और इनको मैसेज देना है कि हमारे को हल्के में मत लो, because Chinese armed forces and their arsenal is one of the largest in the world. And second है कि इनके जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं, चाहे वो वेनेजुएला में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो ऑप सिंदूर में पाकिस्तान में हो, उसका फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा। चाहे वो HQ-9 हो, HQ-16 हो, PL-15, PL-10 मिसाइल्स, JF-17 फाइटर्स, जो भी है इनका जो आर्सेनल यूज हुआ है, उसकी अब वेस्ट विल ऑलवेज से कि बेकार है, चाइनीज विल ऑलवेज से कि बहुत अच्छा है। एंड जो भी निकल के आता है यू कांट ट्रस्ट के ये कितना सच है कितना, बिकॉज every country has its own way of communicating. But long and short is that the Chinese, the Politburo and their party would have decided to nudge into Taiwan to see the response of the Americans, because अब अमेरिका इसमें उलझा हुआ है, तो वो कितना ताइवान की मदद के लिए आ सकता है, कितना वो है। एंड दे आर रिहर्सिंग फॉर ब्लॉकेड, they are rehearsing for large exercises, other than a signal to US. It is a political messaging also to their own people. And ये जो चीजें हैं ये बहुत हाईलाइट करके इनके मीडिया में आती, चाइनीज मीडिया में। सर, पर ये जो आपने एक बात की शुरुआत में बोला कि चाइनीज वेपनरी ऑपरेशन सिंदूर में भी टेस्ट हुई, वेनेजुएला के किसी काम नहीं आई, ईरान की कोई ऑफिशियल मदद नहीं कर रहे, तो एक डेंजर है कि चाइना इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड एज अ
पेपर टाइगर या अनरिलायबल फ्रेंड और somebody जो आपकी मुसीबत के समय आपके साथ खड़ा नहीं है। तो कोई भी देश क्यों जाएगा इस देश के साथ जब उसको पता है अगर यूएस एक्शन करती है तुम खड़े नहीं होगे। यूएस ने एक तरह से पूरे मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के अंदर अपनी मिलिट्री बेसेस बनाई और उनको बोला भाई तुम राजे हो तो तुम राजे रहोगे, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, हम सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे। वेरी फेमस लाइंस होती थी जैसे सीआई की, our dictator versus their dictator, our, I don't want to use the abuser word, BAST versus their, तो he is our guy, basically he is our SOB, he is our guy. So अमेरिका का तो बहुत क्लियर फंडा था, पर चाइना ये डिलीवर नहीं कर पाया। इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले से चाइना अपने आप को यूएस के बराबर प्रोजेक्ट कर रहा था कि मेरा उतना ही मिलिट्री माइट है, मेरा राइवलरी यूएस के साथ है। यहाँ पे आज जो हालत हुई यूएस की जो मर्जी ईरान में हो रही हो, चाइना has shown no willingness or ability to impose its power anywhere outside its boundaries in a sense। अभी तो सर वही चल रहा है, बाउंड्रीज। ईरान तो बहुत सामने था, वेनेजुएला पे बोल दिया गया कि बहुत दूर है, ईरान तो बहुत सामने है, वहां पे भी ये कुछ नहीं कर रहे। तो सर ये जो पेपर टाइगर एक्सपोज होने का डर है, इसके लिए आपको लग रहा है ताइवान के अंदर अग्रेशन दिखा रहा है कि भैया वी स्टिल हैव टीथ, वी कैन स्टिल बाइट, वी कैन डू समथिंग। It is purely in those terms to save its fear or izzat in the world? See, इनकी stated policy है चाइना की कि by 2027 they will annex Taiwan. ये and 2027 is next year, by 2027. So it can happen in 2026 also. So coming to your first starting line, every skirmish now can lead to a world war because this thing is very short now. And when Russia-Ukraine war started, I done a program that time to say that all the previous two wars had also started from Europe, the First World War and Second one. So when the European countries start to fight, this starts as a war which, and हम देख रहे हैं from there, February of 2022 से, and then 7th October 23 को Israel Hamas का start हुआ, and it is still continuing in some form of the other. We have reached March of 2026, and with China putting pressure on this thing, मेरी समझ से the Iranians after every strike have improved many-fold. And Iran ने एक इराक से सबक लिया था। मैंने कल भी I was speaking in some forum and I mentioned this thing. जब सद्दाम हुसैन हारा था, जब he was uprooted, तो Iranians, don't forget, they fought Saddam Hussein for 8 years and they fought Iran-Iraq war 8 साल चली थी, and उन्होंने इनके दांत खट्टे कर दिए थे इराकियों के। तो they are a very competent, and it is not a flat zone. There's a warrior class. वो जंगलों में तो यूएस कहीं भी नहीं चल पाया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे सो इसीलिए यूएस अपने ट्रूप्स को ईरान में नहीं उतारना चाहता। तो वो कर्ड्स को बोल रहा है तुम हमारी जगह लड़ लो, जो फ्रिंच एलिमेंट्स हैं उनको दे दो, जो इनके सीआईए और मोसाद के लोग हैं जो रेजिम से खुश नहीं है ईरान में, जो आईआरजीसी के कुछ डिसग्रंटेड मेंबर्स हैं, उनको दे आर प्रोपेलिंग देम कि आप अपराइजिंग करो, रेजिम चेंज करो, अपना ही ले आओ, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ऑल दिस थिंग दे वांट एन इंटरनल थिंग रादर देन, and I was reading yesterday 1.4 to 1.5 million riyals is $1. So to import everything today in Iran has become so expensive. मतलब तो ईरान को इन्होंने हर तरफ से स्ट्रैंगलेट करा है। I'm sure Russia and China are helping Iran. I'm sure the Russian and Chinese satellites are helping Iran. I'm sure the weapons and the support system from North Korea and is coming to Iran. बट ओपनली जो अपने इक्विपमेंट और अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो बताते हुए शेयर करने से ये कंट्रीज कतरा रहे। अब ईरान, हाँ जी, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ चाइना पे, देन आई वांट टू मूव ऑन ईरान, यूएस और इंडिया की लर्निंग्स, बिकॉज अगर कोई भी स्कर्मिश वॉर को लीड कर सकती है तो इंडिया हैज टू आल्सो बी कॉन्स्टेंटली अवेयर, और है ही अवेयर। इंडिया नोज दैट, जैसे स्टेट ऑफ हरमोज से वेसल लाना है तो इंडिया नोज हमारी भी नेवी एक्टिव चली रही है, क्या करना है, कुछ भी हो सकता है। सर चाइना पे लास्ट सवाल जो आपकी बात थी उससे कि फादर, ग्रैंड, दादा दादी, नाना नानी, 4 हस्बैंड वाइफ, 6 का एक बच्चा, 6 बुजुर्गों के लिए एंड ऑफ द डे एक फैमिली मेंबर है जो ध्यान मोटा मोटा
रखेगा सर। फिर उसकी वाइफ जो है उसके लिए भी ऐसा ही पैरेलल है। तो बहुत हैवी है एक यूनिट के ऊपर प्रेशर, अगर मैं उस तरह बोलूँ, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ पीपल। उसके साथ जो दूसरी बात है कि 1970 से चाइना ने जंग नहीं लड़ी। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया उसके हर घर में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ना आता है, क्योंकि वो 80 से लड़ते आ रहे हैं। ईरान में भी आपने इन अ फ्लो बोला कि भैया उन्होंने इराक को सबक सिखाया था, तो 80s में उनके घर में वॉरियर्स हैं। अब उसके साथ जब आप बोलते हैं कि चाइना ने तो बहुत देर से जंग लड़ी नहीं है, वो फैक्ट है, तो हाउ इंपॉर्टेंट in only military terms is an army which has not experienced war, because जितने मर्जी सिमुलेशंस कर लो सर, जब आप परफॉर्म करते हैं फील्ड में, उसका प्रेशर, उसके ब्रेकडाउन, उसके चैलेंजेस अगर आपने पहले नहीं झेले होते रियल टेस्ट के, क्रिकेट है तो आपने इंटरनेशनल नहीं खेला, आर्मी है तो आपने जंग नहीं करी, हम कोर्ट में है तो बोलते हैं जब तक आपने बड़े केसेस नहीं लड़े हों, तो उनकी आर्मी जो है ब्लडीड नहीं है, ये उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। एंड मिलिट्री टर्म्स में कितनी वीकनेस है अगर आप किसी आर्मी को फेस कर रहे हैं जिसने वॉर, रियल टाइम वॉर एक्सपीरियंस नहीं करी। बैक ऑफ द माइंड 100% होगा, बिकॉज जो लीडर है आज की डेट में हमारे, वो सब किसी ने कारगिल का युद्ध लड़ा हुआ है, किसी ने एयर चीफ मार्शल धनोआ हैज हिमसेल्फ लेड द ऑपरेशंस इन जो बालाकोट हुई उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अभी जो ऑप सिंदूर के हैं, दे हैव एक्चुअली लेड कैंपेन्स गोइंग अक्रॉस बॉर्डर फायरिंग। जितने आर्मी के लोग हैं उन्होंने एक्चुअली, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो चाहे उससे पहले हो, एंड हमारे यहाँ क्या रहता है कि लेगेसी चलती रहती है, चाहे वो मतलब 71 वॉर के हीरोज हैं तो हमारे यूनिट्स में आते हैं, हमारे रियूनियंस में आते हैं, दे शेयर द स्टोरीज। जब मैं एनडीए का कमांडेंट था तो मैंने वहां पे एक संतोष गुप्ता हॉल बनाया था एनडीए में, उसमें जो 1971 वॉर के महावीर चक्र है नेवी के एडमिरल संतोष गुप्ता, उनको बुलाया, उनके नाम पे मैंने एक ऑडिटोरियम बनाया। एडमिरल संतोष गुप्ता ने अपनी महावीर चक्र की कहानी, कैसे आईएनएस विक्रांत से उन्होंने ढाका पे और चिटागोंग पे अटैक किया, वो कहानियां सुनाई अपने मुंह से। तो ये मकसद रहता हमारा कि जो अगली पीढ़ी आ रही है वो फर्स्ट हैंड सुने कि वैलर क्या होता है, वो सुने कि लीडरशिप क्या होती है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आप ठीक कह रहे हैं, वहां मिसिंग है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा कि वो अपनी गाथाएं बता सके अगली पीढ़ी को। फौज सिर्फ मोटिवेशन, मोराल एंड स्टोरीज पे चलती है। दी फौज का जो जज्बा होता है, वो चाहे बटालियन हो, चाहे रेजिमेंट हो, चाहे अपना शिप हो या स्क्वाड्रन हो, उसकी जो लेगेसी है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत मायने रखता है व्हेन यू डील विद पीपल। एंड हर यूनिट में, हर स्क्वाड्रन में बहुत बड़ा सा लिखा रहता है कि इस युद्ध में हमारे को इतने गैलेंट्री अवार्ड मिले, हमारे इतने लोग हैं, ये आदमी हमारी रेजिमेंट से शहीद हुआ, उनके बस्ट लगाए जाते हैं, उनको रेगुलरली याद किया जाता है, उनकी वीर गाथाएं बच्चों को सुनाई जाती हैं। दैट सॉर्ट ऑफ रेजिमेंटेशन एंड कंट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो यूथ है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, दे हैव बीन ब्रॉट अप इन कंफर्ट लेवल इन चाइना विद ऑल इम्यूनिटीज। जो 18, 20, 22 साल के बच्चे हैं, दे वुड हैव नेवर सीन हार्डशिप जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखी होगी जब कोई रेवोल्यूशन हुआ था, जब वो हुआ था। दोज वर टफन पीपल। बट अभी ये जो सेकंड जनरेशन के हैं पैम्पर्ड होंगे, दिस इज माय गेस, कंपेयर टू एन एवरेज इंडियन और एनी अदर सोल्जर ऑफ एनी अदर कंट्री। तो ये फैक्टर्स माइंड में प्ले करते हैं। बट चाइना, इफ दे वांट टू बिकम अ ग्लोबल पावर, व्हिच दे हैव एनविसाज्ड that by 2035 and 2040 जब उनका मतलब 2047 they want to be number one in the world in all aspects, so they are working towards that. तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, बहुत अबाउट इफ आई वाज रीडिंग इन 54 कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, दे आर अहेड ऑफ यूएस नाउ। चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो क्वांटम हो, चाहे वो एआई हो। डाउट आता है कि ये क्लेम्स तो वो अपनी मिलिट्री के लिए भी करते थे। हाँ, जब करते तक हैं टेस्ट उनके नहीं है ना। होगा, हाँ, टेस्ट नहीं होगा तो कैसे डिसाइड होगा सर? टेस्ट तो तो जंग ये में ही होता सी ये स्टेटेड वो है, बिकॉज देयर इज एवरीथिंग इज ओपेक इन चाइना। यू कैन नॉट से कि ये सच है, ये डॉक्टर्ड है कि ये सिर्फ कैमरास के, यू कैन नॉट से। उनकी जो परेड्स होती हैं, उनका जो, तो ये वो कंट्री है जो कि पूरा ओपेक है, नोबडी नोज एनीथिंग। मतलब हर आदमी उस, मैंने जहाँ आपको शुरू में बोला था कि उसको मालूम ही नहीं है उसके ऊपर। एंड मैक्सिमम सर्वेलेंस इन चाइना।
every person's every activity is monitored, captured, this thing, और उसकी सारी details are with the government. तो कौन कहाँ से आ रहा है, कौन झूठे क्लेम्स के ऊपर कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर का डर ही नहीं है। यहाँ पे तो हर पार्टी आके एक्सपोज करती है, सरकार ने ये कहा, ये गलत है, जनता में जाता है, फिर वो पार्टी डिफेंड करती है, तो इट गेट्स टेस्टेड आउट इन अ कॉम्पिटिशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर है सर, अब हम जो देख रहे हैं वेस्ट एशिया में हो रहा है, उन कंट्रीज को ये टेंशन है कि हमारी टूरिज्म का क्या होगा, रियल एस्टेट का क्या होगा, ड्रोन आके हिट कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया एंड इट इज अ फैक्ट कि किसी बड़ी बिल्डिंग पे, किसी जगह पे पाकिस्तान से कोई मिसाइल, कोई ड्रोन नहीं हिट कर पाया। कहा जा रहा है वो रिलीजियस साइट्स को भी टारगेट कर रहे थे, वो हमने फेल किया। तो सर वो एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट ही है सर, कंपेयर टू जितना मर्जी मैं पेड एडवर्टाइजमेंट कर लूं। हमारे से ज्यादा ओपननेस दुनिया में कहीं नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था, इजराइल एंड यूएस ने इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं मिडिल ईस्ट पे कवर करने के लिए, मतलब जो डैमेजेस हो रहे हैं, चाहे वो कतार में हो, कुवैत में हो, सऊदी में हो, यूएई में हो, कहीं पे भी हो, उसकी जो वो है, किसी भी मीडिया वाले को उनको परमिशन लेनी पड़ रही है, ओपनली नहीं रिपोर्ट कर पा रहे। तो वो हमारे को बोलते हैं कि हमारे देश में ओपननेस नहीं है, बट हमारे देश से ज्यादा कहीं ओपननेस नहीं है। हमारे यहाँ पे एवरीथिंग इज अबव बोर्ड, एवरीथिंग विद इन मिनट्स एंड सेकेंड्स वो निकल आता है, एंड पीपल, जैसे आपने कहा कि यू हैव टू डिफेंड नाउ अगर कुछ निकल के आता है, बट ऐसा वहां कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ओपेक। सर हमारे यहाँ तो मीडिया का इतना बुरा हाल है, मुझे संकोच नहीं है बोलने में, इतना बुरा हाल है, टेररिस्ट ऑपरेशन हो रहा हो 26/11 तो बताते हैं इस रूम में भैया जनता है और वहां पहुंच, या फिर अभी मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी निकाली कि भैया ये जो वॉर के अंदर आपकी टीआरपी रेटिंग्स नहीं आएंगी, क्योंकि टीआरपी रेटिंग्स चक्कर में आप बढ़ चढ़ के इतनी चीजें बोल रहे हो, भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं देशों के साथ। आपने तो अपनी टीआरपी रेटिंग के लिए किसी ने इजराइल के फेवर में, किसी ने ईरान के फेवर में, फॉरगेट दैट व्हाट हैपेंस टू इंडिया स्टैंडिंग। जब वो सारी चीजें क्लिप्स चलती हैं ट्विटर पे, ट्विटर से वो क्लिप वायरल होती है, बाहर कोट होता है कि भैया एक बड़ा मीडिया चैनल जिसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं वो ऐसी बात कर रहा है, तो इट इज अ कंप्लीट मेस हाउ मीडिया रिपोर्ट्स इन इंडिया ऑन नेशनल सिक्योरिटी। इसीलिए लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं, इसीलिए लोग चाहते हैं आप जैसे लोग आके एक रिस्पॉन्सिबल वे में जो हो रहा है, जो भी फैक्चुअल पोजीशन है उसकी तरफ हम बात करें, बिकॉज सेंसेशनलिज्म इंडिया में इतनी ज्यादा है, और जरा सी आप रिस्ट्रिक्शन डालें मीडिया पे तो पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगी फ्रीडम ऑफ स्पीच, इमरजेंसी, दिस दैट। अरे भैया यूएस में देखो कि वॉर को, डिफेंस को लेकर किस तरह के नियम है, या मिडिल ईस्ट में क्या है, या इजराइल में क्या है, जैसे आप बता रहे हैं सर। ये तो है हमारे को बहुत, एंड उसका एक फ्लिप साइड भी है इसका, क्योंकि अब हर कोई व्हील आर्म चेयर पे बैठ के अपने कमरे से हर चीज के ऊपर कमेंट कर सकता। उसने जिंदगी में जहाज नहीं देखा होगा, ना कभी छुआ होगा, बट वो पूरी एयर ऑपरेशंस कवर करेगा। उसने कभी वर्दी नहीं डाली, बट हर यूनिफॉर्म की चीज के ऊपर कमेंट करेगा, हर उसके ऊपर करेगा। तो मुझे बड़ा दुख लगता है कई बारी कि इतने सीनियर लोग हैं, इतने उसको, मतलब ऑन सोशल मीडिया में भी 18-20 साल 25 साल के बच्चे अंडर anonymous names and handles, they start questioning and using language which is not befitting. So ये कहीं ना कहीं एक चीज है, but I think अभी हम evolving stage में हैं, when little maturity comes people will understand, but to hold your soldiers when they are saying something about warfare is, in my opinion, the best message which can go through your podium, that please have faith in the armed forces, please have faith in the people who are speaking to you on all forums, and do not just blindly Google something or ask ChatGPT and then start asking them countering questions. All of them have put in 30, 35, 40 years of service and have seen the evolution of armed forces and have handled thousands and lakhs of people. So you have to, please listen to them without, actually, ये जहाज ऐसे कर लेता, एलसीए दुबई एयर शो में क्रैश हुआ, मैं एक प्रोग्राम में गया, उसने जिंदगी में कभी कोई जहाज को टच भी नहीं किया, मिलिट्री एयरक्राफ्ट को, बट उसको सारे क्वेश्चनों के आंसर चाहिए थे कि एरोबेटिक्स में ऐसा होता है, उसमें ऐसा कर देना चाहिए था। तो आई फेल्ट सैड, बट एनीवे दैट्स द वे इट इज। सर अब मैं थोड़ा इंडिया पे आना चाहता हूँ कि इंडिया की नेशनल से, इंडिया पे आना चाहता हूँ सर, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा रशिया यूक्रेन से, कहाँ यूएस वेनेजुएला हुआ, कहाँ यूएस ईरान इजराइल, इनफैक्ट वेस्ट एशिया वॉर, इट्स अ रीजनल वॉर। अगर ड्रोन्स और मिसाइल्स हिट कर रही हैं वेस्ट एशिया में तो वो रीजनल वॉर है।
कहाँ चाइना कुछ गेम्स खेल रहा है, अब क्या गेम्स खेलता है पता नहीं, कौन सा स्कर्मिश क्या बन जाता है। तो सर ईरान यूएस वॉर को आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मिलिट्री टर्म्स में क्या पोजीशन देख रहे हैं? ईरान यूएस वॉर में किसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? नॉट डिस्ट्रक्शन, हो तो यूएस की आर्मी, पर किसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? और उसको पैरेलल अगर आप ड्रॉ करें, उसमें कुछ क्या की टेकअवेज हैं इंडिया के लिए? सबसे बड़ा टेक अवे है कि हर गलती से जो सबक सीखना है उसका लेसन हमें ईरान से लेना चाहिए। आई एम अगेन सेइंग, इन अक्टूबर 24 फर्स्ट स्ट्राइक्स हुई थी इजराइल से, उन्होंने इनके एयर डिफेंस निकाल दी, इन्होंने मिसाइल मारी, एक या दो ही पहुंच पाई थी इजराइल, बाकी सारी न्यूट्रलाइज। ईरान रिफाइंड। सो जब लास्ट ईयर जून में राइजिंग लाइन हुई, उसमें काफी हद तक ईरान की मिसाइल्स कुड रीच जेरूसलम, दे कुड नॉट नलिफाई ऑल। आई वाज रीडिंग अराउंड 16 to 18% मिसाइल्स कुड पास द एयर डिफेंस सेटअप। उसके बाद इन्होंने रियलाइज किया कि हमें कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए, और इन्होंने इराक से सीखा था सद्दाम हुसैन के लिए। तो जो एक इसको हाइड्रा टेक्निक कहते हैं, हाइड्रा में एक वो क्रीचर होता है समुद्र के अंदर, उसको अगर काट दिया जाए तो उसके हेड्स और दोबारा निकल आते हैं। तो इनके 31 प्रोविंसेस हैं ईरान में। इन्होंने 31 प्रोविंसेस की टेक्निक बनाई है कि उसका एक इंडिपेंडेंट कमांडर होगा, उसके अंदर इंडिपेंडेंट असेट्स होंगे, उसको सारी पावर दे दी इन्होंने, उसकी सारी एसओपी दे दी, और उसको बता दिया कि तेरा इतना दायरा है, तुझे इसमें लड़ना, और हमारे से पूछने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दे हैड एनविसाज कि अगर लीडरशिप खत्म हो गई तेहरान में, अगर कुछ भी हो गया, और अगर उन्होंने हमारे कम्युनिकेशन में टोटल काट दिए, तो इसको ऑर्डर दिए गए हैं, ये अपना इंप्लीमेंट करता रहेगा। तो लास्ट मैन लास्ट बुलेट वाला कंसेप्ट उन्होंने उनको दे दिया कि आप, तो ये इवॉल्व हुआ। बट फास्ट फॉरवर्ड नाउ टू द एयर डिफेंस एस्पेक्ट्स, ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ Iranian drones and missiles are able to enter and penetrate the US bases and Middle East. और इन्होंने क्या किया, इनके बिलियन बिलियन डॉलर्स के जो जो रडार्स हैं यूएस के, जो इनको डिटेक्ट करते हैं, उसको निकाल दिया। इन्होंने इनकी जो थार्स एंड पैट्रियट की जो साइट्स हैं उसको निकाल दिया। दो एयर सुपेरियरिटी में इजराइल एंड यूएस का पूरा दबदबा है, बट दे हैड planned for this contingency. This is exactly what I'm saying. They had planned कि हमारी जो एयर डिफेंस है इतनी पावरफुल नहीं रहेगी कुछ समय बाद। उसके होते हुए भी तो इन्होंने अपने जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो जंगलों में लगा रखे हैं, पेड़ों में हैं, इनकी टनल्स हैं। इन्होंने अपनी बोट्स, जो मैं पढ़ रहा था उस दिन के, जो मछली पकड़ने वाले हैं, उसके अंदर उन्होंने अपने वेपन्स और वो फिट कर रखे हैं। So we cannot make out that boat can suddenly be converted into a speedboat and that can go and हिट एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ईरान ने अपनी जो टैक्टिक्स हैं, कैसे गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे, तो ईरान का एक मकसद है कि अपना ऑयल का रेट जितना ज्यादा ऊपर जाएगा, उतना इज एन इंडिकेशन कि यूएस युद्ध हार रहा है। इट्स ऑलरेडी $103, $104, एंड यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल रिजर्व से रिलीज करे। एंड अगर आपको आपके व्यूअर्स के लिए, जो साउथ में है रेड सी से, जहां से करीब 7-8%, 20% गल्फ ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा है, करीब 7-8% नीचे से जाता है रेड सी की तरफ से। तो वहां पे भी जो हूतीज हैं यमन में, उन्होंने ब्लॉकेड लगाना शुरू कर दिया। तो जो सऊदी का ऑयल बाहर जा रहा था, उस पे भी अब काफी रोक लग गई है। तो ऑयल को इन्होंने, नाउ दे यूजिंग ऑयल एज ए वेपन, बिकॉज ऑयल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डॉलराइजेशन। तो अगर ऑयल ही नहीं बिकेगा तो डॉलर्स नहीं आएंगे, डॉलर्स नहीं आएंगे तो लोग उनका जो बॉन्ड्स हैं उसको लिक्विडेट करेंगे, उससे डॉलर गिरेगा। तो ये अभी जंग अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स तक भी चली गई। बट कमिंग मिलिटरीली, जो आपका क्वेश्चन है कि एयरफोर्स के लिए, हमारी वायुसेना के लिए क्या सबक है, तो सबसे बड़ा सबक मेरी समझ से है कि हमारे को अपने एम का जो 5th जनरेशन है उसको, या एम का नहीं भी बनता तो हमारे को अपने जो फाइटर्स चाहिए वो बहुत जरूरी चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट स्ट्राइक हुई थी 28 फरवरी को, दैट हैड अ पैकेज ऑफ 300 एरोप्लेन्स, 200 इजरायलीज एंड 100 यूएस। This is the largest package that has ever come and struck. They targeted about 500 targets in Iran on the first night, including taking out of the supreme leader. So, अगर and it's led by F-22s and F-35s, तो ये जहाज हमारे को चाहिए एयर सुपीरियरिटी के। फर्स्ट लेसन मेरी समझ से। दूसरा लेसन है मेरी समझ से, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो बहुत आगे बढ़ चुका है।
हम अमेरिका के पास अपने डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं, E-18 ग्राउलर्स, ये वो। हम अभी भी रफाल में और Su-30 वगैरह में भी कैरी EW पॉड्स, बट टाइम हैज कम टू गिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दैट इट्स कॉल्ड इन एयर पावर कॉल्ड स्पेक्ट्रम डोमिनेंस। उसके लिए हमारे को काम करना पड़ेगा, जो तो भी क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज सो जैसे अभी हम हम लड़ रहे हैं रफाल, वो जिस तरह हम लड़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आउटडेटेड हो रही है एक तरह से, मैं सही समझाऊं तो व्हाट डू वी नीड टू डू ऑन इलेक्ट्रॉनिक? वी नीड इंडिजिनस इक्विपमेंट, क्योंकि हम अगर बाहर से लेके कुछ भी असेंबल करके लगाएंगे, दैट कैन इजीली बी हैक्ड। तो क्योंकि हम जब तक खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, खुद की सोर्स कोडिंग नहीं करेंगे, खुद का हम अपना एयरक्राफ्ट अपने मीन से नहीं डिजाइन करेंगे, विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट। हम हमेशा हर एक से बोलते रहेंगे कि तू मुझे ये दे दे। जैसे दोस्त की गाड़ी ले रखी है आपने, तो अब वो दोस्त की गाड़ी है, अब वो उसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, नहीं कर सकते, दोस्त से पूछना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी उसकी है। तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इसको मत छेड़, इसको ऐसे रहने दे। तो उस टाइप से, इन सिंपल टर्म्स आई हैव गिवन यू एन एनालॉजी, तो वी विल हैव टू गेट आवर ओन थिंग्स। देन नेक्स्ट, मेरे हिसाब से जो ड्रोन्स हैं आप देख रहे हैं, जो ड्रोन वॉरफेयर है, इज टेकन ए न्यू टर्न। तो रशिया यूक्रेन युद्ध से जो ड्रोन वॉरफेयर निकल के आ रहा है, अब ये सैचुरेट कर रहे हैं। जो 20-30 हजार डॉलर के ड्रोन्स हैं, उनको निकालने के लिए 2 मिलियन 3 मिलियन की मिसाइल यूज हो रही हैं। तो फाइनेंशियल जो मिसमैच है 8 टाइम्स 15 टाइम्स कॉस्ट से, तो वो सैचुरेट कर रहे हैं। उन्होंने बना के रखे, इनके यहाँ फैक्ट्री है ईरान में, दे आर एक्सपोर्टिंग टू रशिया एंड चाइना। द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इज अ बिग थिंग इन, बिकॉज दे न्यू कि हमारे पास एयर पावर है नहीं, जहाज है नहीं, अगली लड़ाई में हमारे को डोमिनेट करेंगे एयर से, तो हाउ डू वी रिटेलिएट। तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया है। तो जो काउंटर यूएवी है, वो जो यूक्रेनियन मॉडल है, वो हमारे को कहीं ना कहीं ड्रोन्स में लाना पड़ेगा। काम चल रहा है हमारे देश में, बट आई फील इट हैज टू बी डन एट ए लार्जर स्केल देन दिस। नेक्स्ट लेसन जो मेरी समझ से आ रहा है इज ए लेयर्ड मिसाइल डिफेंस। तो जो हमारा ISCCS है, जिसने बहुत अच्छा काम किया, हमने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल के जो शूटर टू सेंसर की इंटीग्रेशन की थी, चाहे वो ले से लेके और भुज तक या सर क्रीक तक, सारे हमारे गन्स वगैरह इंटीग्रेटेड थी। ये चीजों को हमारे को और लेवल तक ले, एंड प्राइम मिनिस्टर ने अभी बोला भी था लास्ट ईयर 15 अगस्त से कि भारत में लेयर्ड एयर डिफेंस होगी, जो सुदर्शन चक्र नाम दिया था उन्होंने। तो उसके प्रति हमारे को तेजी से काम करना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट एवरी वॉर फ्रॉम नाउ विल बी एन एरियल वॉरफेयर। इट्स गोइंग टू बी टोटली एयर पावर डोमिनेटेड। हमने सारे युद्ध देख लिए, ऑप्शन दूर से लेके अभी सारे US इजराइल सारे, इट इज टोटली एंड टोटली एयर डोमिनेटेड नाउ। तो उसके प्रति हमारे को जागरूकता रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, आपने पूछा तो मैंने मन में सोचा, मेरी तरफ से 7 पॉइंट्स हैं जो भारत की वायुसेना को लेने पड़ेंगे। 4 मैंने अवर कर दिए, एयर सुपीरियरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर एंड लेयर्ड मैन। जो 5वां पॉइंट है वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो आपके व्यूअर्स के लिए, अभी आपने देखा होगा लेबनान से जो मिसाइल्स एंड ड्रोन आए थे, तो इसराइल के ऊपर दे स्टार्टेड फायरिंग लेजर वेपन्स। तो इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, पीनट्स है। और ये जो लेजर बीम है, इट इज यूज्ड नाउ लाइक ए वेपन। जैसे हमने बचपन में स्टार वॉर्स में देखी थी मूवीज, तो स्टार वॉर्स की तरह यू स्टार्ट शूटिंग द एरोप्लेन्स, द रॉकेट्स एंड द ड्रोन्स फ्रॉम ग्राउंड थ्रू लेजर बीम्स। तो उससे ना कोई खर्चा है, और आप रडार से पिक करता है, इंस्टेड ऑफ फायरिंग ए वेपन यू फायर ए बीम। तो इस पे भारत में काम चल रहा है। तो मेरी समझ से ये जो है आयरन बीम, जो उनका इक्विवेलेंट हम जो बना रहे हैं सुदर्शन सर, चक्र, जो बेसिकली वो स्टार वॉर्स में दिखाते थे उस तरह से वो बीम्स मार के आप क्योंकि मेरा एक इसमें ये समझ आ रही है बात कि ये बीम यूज कर लिया, या इट इज ऑल्सो नाउ बिकम अ रेस कि आप कैसे चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस पे जंग जीत सकते हैं। क्योंकि जो यूएस का एक बड़ा एडवांटेज था कि इतना पैसा था, वो इतने वेपन्स पैसा खर्च खर्च के बना रहा था, जिसका आपके पास 80s 90s में देशों के पास तोड़ नहीं था। So that money was resulting in much better weaponry. But now cheap technology has become cheap over the years, and that cheap technology is lethal enough to counter the super expensive machinery. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक चेंज सर उस तरह से आ रहा है। अभी मैं कल ही देख रहा था, अब सिलेंडर्स की कमी है, तो कम्युनिटी लिविंग पे आ गए लोग।
तो उन्होंने घरों में, मोहल्लों में, इन टियर 2 टियर 3 स्मॉल सिटीज में वो लकड़ी ला के, ईंटें लगा के उस पे बड़े बड़े वो रख दिए, अपना आके खाना बना के आप ले लो। तो ये जो भारत का जो वे है कि आप अडेप्टेबिलिटी, जुगाड़, इवॉल्विंग, या कोई भी नाम दे दीजिए उसको, अडेप्टेबिलिटी, जो भी आप नाम दे दीजिए, बट बेसिकली ये वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं। दे कैन नॉट इवॉल्व ऑन द स्पॉट, दे हैव टू बी टॉट, ब्रेन वॉश्ड एंड टोल्ड। तो ये फर्क है, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस वेयर इन यू कैन इमीडिएटली रिवर्ट बैक टू बेसिक्स। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप कल को बस में जाना शुरू कर दोगे, आप कल को पैदल चलना शुरू कर दोगे या रिक्शे में जाना शुरू कर दोगे, बिकॉज ऑल ऑफ अस ड्यूरिंग सम स्टेज इन लाइफ हैव यूज्ड दोज मीट, बट those people who have born and brought up in, they don't have these kind of luxuries wherein they have, either awareness or mental mindset to immediately revert back to a thing which they have not used. तो ये कहीं पे आता है। तो इसमें भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक चीज और है ईश्वर, दैट इज नेट सेंट्रिक वॉरफेयर। जो मेरी समझ है उसके अंदर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन होंगी अभी, लैंड पे भी, एयर में भी, स्पेस से भी, और इसका मैं उस दिन एक टॉक दे रहा था कहीं, तो सबसे बड़ा उदाहरण है, समझे, आई कैन डू अ प्रोग्राम ओनली ऑन दिस, जो एब्सोल्यूट रिजॉल्व एक ऑपरेशन की थी यूएस ने, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को निकाला था 3 जनवरी को, प्रेसिडेंट मुद्रो को। उसकी जो एग्जाम्पल है वो पढ़ाई जा सकती है कि कैसे नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, मल्टी डोमेन ऑपरेशन एक साथ एग्जीक्यूट की गई। See, there are a lot of good things in America. उन्होंने इसकी 6 महीने तैयारी की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेशनल गार्ड, कोस्ट गार्ड, CIA, नार्कोटिक्स, इनके जो कमांडोज हैं, तीनों सर्विसेज के, इनकी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, डेल्टा फोर्स, किलो फोर्स, सब ने मिल के तैयारी की थी, सब एक ही ग्रिड पे थे, और इन्होंने वो ऑपरेशन की बिना इन्होंने वेपन फायर किए। काराकास जो कैपिटल है वेनेजुएला की, उसकी बिजली उड़ा दी विदाउट फायरिंग ए शॉट, विदाउट फायरिंग ए शॉट। इनके जितने एयर डिफेंस हैं, चाइनीज एंड रशियन इक्विपमेंट थे, S-300, HQ-9 वगैरह वेनेजुएला में, उसको डिसेबल कर दिया जस्ट बाय नेट सेंट्रिक वॉरफेयर। दे डिड नॉट फायर एनी वेपन। और वो जब तक इमरजेंसी सप्लाई रेस्टोर हो, जब तक स्टैंड बाय रडार्स आए, उतनी देर में इन्होंने अपनी फोर्सेज इंसर्ट कर दी, तो उसको निकाल। तो व्हाट आई एम सेइंग इज के वी हैव टू ग्रेजुएट एट नेशनल लेवल टू दैट स्टेज वेयर वी कैन इंटीग्रेट आवर वेपन्स सेंट्रली एट वन कॉमन दिस थिंग। एंड लास्ट लेसन आई फील जो इस युद्ध से हमारे को है, इज दैट आत्मनिर्भरता, जो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आप जितना मर्जी बना लो, जितना मर्जी जुगाड़ कर लो, जब तक वो चीज आपकी अपनी नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी आ रही है यूएस एंड इजराइल में, दे आर रनिंग आउट ऑफ सप्लाईज, रनिंग आउट ऑफ मिसाइल्स। अब वो जो क्षमता है बनाने की, वो तो लिमिटेड ही है। आप कितनी, तो भारत के लिए जो सबक है, हमारे को स्टॉक पाइल रखने होंगे, हमारे आर्सेनल के स्टॉक पाइल्स बना के, जो इक्विपमेंट है, चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे हमारे मिसाइल्स हैं, चाहे हमारे बॉम्ब्स हैं, चाहे हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जो भी है, शिप्स हैं, टैंक, गन्स, उसको हमारे को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। बिकॉज सडनली जब हॉस्टिलिटीज बढ़ती हैं तो इंडस्ट्री इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एट दैट रेट एट विच यू आर एक्सपेंडिंग। आपका खर्चा ज्यादा है, और इसका खामियाजा उस दिन मैं पढ़ रहा था, इस युद्ध का यूक्रेन को उठाना पड़ेगा। एंड रशिया इज नाउ एट एन एडवांटेज, बिकॉज जो यूरोप और यूएस उनको आर्म सप्लाई दे रहा था, अब वो बहुत हद तक कम हो गई है, क्योंकि अब उनको अपने उसके लिए चाहिए। और ये जो आत्मनिर्भरता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इज द बिगेस्ट लेसन इन माय ओपिनियन वी कैन ड्रॉ, एंड द फास्टर वी लर्न, द फास्टर वी अडैप्ट, द बेटर इट इज। सो अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम माय साइड फॉर यू सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अब एक रियलिटी है कि दैट पिछले 2000 रशिया की वॉर, आपने सही कहा कि कई बार जेस्टेशन पीरियड वॉर का बढ़ जाता है, पर जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई उसके बाद एक के बाद एक, गैप या नॉन गैप, कुछ ना कुछ मिलिट्री अग्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। और इंडिया का भी अभी उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर जैसे एग्जांपल दें, 2 छोटे देश, उधर भी जंग चल रही है। तो सर इट बिकम्स अ मूड कि जब
पीस मूड है, इंटरनेशनल ऑर्डर इज टुवर्ड्स पीस, कोई नहीं करेगा, तो सिर्फ एक यूएस कुछ कर देता था। पर अब वो इंटरनेशनल मूड चेंज हुआ है, या यूएस इज नॉट विलिंग, या कोई ग्लोबल ऑर्डर नहीं है, तो सब अपनी कर रहे हैं। उसके अंदर तो भारत के लेसन आई थिंक आर वेरी अर्जेंट टू नॉट ओनली लर्न बट टू implement, because in your experience how real do you think is the possibility कि India could be in a military action in the next year or two? You can't rule out the way the things are unfolding because Pakistan is under terrible pressure. Pakistan, see, अभी क्या होता है जब अपने देश की प्रॉब्लम होती है उसको मन भटकाने के लिए आप उसकी डाइवर्ट कर देते हो। यू मे नॉट बिगिन but the enemy may start something to distract this. So we have to be prepared. We have to be totally prepared because अगर आप ऊपर देखें अफगानिस्तान पे जो skirmish चल रही है टीटीपी, इनके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें बहुत ज्यादा अनरेस्ट है। बलोचिस्तान तो खैर आई वाज रीडिंग कि मोर देन 50 to 60% ये एडमिनिस्टर ही नहीं कर पा रहे बिकॉज उनका बलोची बीएलए एंड ऑल हैव टेकन ओवर लॉट्स ऑफ पोस्ट एंड ऑल दैट। एंड सबसे बड़ा खामियाजा इस युद्ध का मेरी समझ से पाकिस्तान पे आ रहा है बिकॉज पाकिस्तान का पूरा ट्रेड, इलीगल ट्रेड वाज रनिंग थ्रू ईरान। ऑयल टैंकर्स पूरे के पूरे जो आईआरजीसी की शहर से पाकिस्तान में आते थे जो फ्यूल, और पूरा जो ब्लैक मार्केट एंड जिनकी इकोनॉमी चलती थी वो अभी बंद हो गई है बिकॉज ईरान इज नॉट एबल, देयर पीपल आर नॉट एबल टू सेंड दिस फ्यूल इनटू पाकिस्तान। एंड जो बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे शिया सुन्नी की जो अनबन रहती है वो भी अब फ्लेयर अप हो रही है। आई वाज रीडिंग बिकॉज ऑफ दिस वॉर, बिकॉज इट इज रेड दैट पाकिस्तान हैज agreed to give away a few air bases, Pasni वगैरह, to US to do drone launches. They are not allowed military aircraft to take out, but drone launches clear to the eastern Iran they have agreed, which not confirmed, but I was reading somewhere has happened. So जो locals हैं वहाँ के जो शियाज हैं वो उनकी लॉयल्टी ईरान के प्रति है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब ऑन वन हैंड पाकिस्तान इज सेइंग कि इरानियंस हमारे भाई हैं, हमारे वो हैं, ऑन द अदर हैंड दे आर गिविंग द एयर स्पेस टू यूएस। उन्होंने अफगान वार में भी ऐसे किया था। तो इंटरनली ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ दिस थिंग, प्लस इनके स्कूल्स बंद हो गए हैं, इनकी गाड़ियां बंद हो गई हैं, 4 डे वीक हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, इनके बेसिक कम्युनिटीज हैव गॉन थ्रू द रूफ। सो जो कॉमन आदमी है वो काफी परेशान है। तो एट दिस स्टेज पाकिस्तान इज स्ट्रेस्ड from all sides, and it may be in order for us to be ready on all counts in case of any misadventure they like to take on. थैंक यू सर, आपने समय दिया और पूरा चाइना की स्ट्रैटेजी क्यों वो ताइवान पे दोबारा से एग्रेसिव हुआ है, एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली भारत के लिए क्या 7-8 जो आपने लेसन्स बताए इस पूरे नए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से लर्निंग्स हैं जिनको हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। Thank you so much, sir, for your time. Thank you, sir. Thank you, sir.